हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इस वीडियो लेक्चर में वो रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ICOR। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं और इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। तो मेन हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो इस टॉपिक के ऊपर रहेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ICOR, दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। लेकिन इसको समझने के लिए हमें ये 3 टॉपिक का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इन सारे टॉपिक्स का एक बार ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं रिजिड बॉडी में, उसको हम लोग एक बार ओवरव्यू इसका लेंगे। उसके बाद हम लोग कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के बारे में बातचीत करेंगे और फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बातचीत करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पर देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग किस तरह से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन इन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के जो मोशन है इसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है दैट इज प्योर ट्रांसलेशन, जो दूसरा है दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन, और जो तीसरा है इसको हम लोग बोलते हैं कि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं CRTM, दैट इज कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोले या फिर कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन बोले, दोनों का सेम ही मतलब होता है। इसको हम लोग CRTM से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। तो अब हम लोग इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हम एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं, अगर रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम होती है, ठीक है, मैं हर एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, जितने भी पॉइंट है रिजिड बॉडी में, अगर सभी की वेलोसिटी सपोज v है, एक ही वेलोसिटी है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे मोशन को प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। सपोज एक बॉडी है, वो एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक रिजिड बॉडी है उस इधर से इधर मूव की, ठीक है, तो ये एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। अगर ये सपोज ऐसे टिल्ट करके इसको मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊं, ठीक है, या फिर ऐसे लेके ऐसे भी ले आऊं, ठीक है, ऐसे लेके जाऊं, तो अगर हम लोग देखते हैं यहां से यहां जा रहा है ये रिजिड बॉडी, तो इसकी इस पॉइंट, हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। अगर यहां से लेके मैं फिर इसके बाद इसको ऐसे ले जा रहा हूं, तो इस केस में भी सबकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो अगर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम होती है किसी भी रिजिड बॉडी में, तो हम लोग बोलते हैं कि द बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अच्छा, अगर हम लोग एक प्योर रोटेशनल मोशन की बात करें, तो सपोज मैं एक रिजिड बॉडी इस तरह से कंसिडर करता हूं, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है। देन हम लोग बोलेंगे कि किसी भी पॉइंट, सपोज किसी भी पॉइंट A के अबाउट, ठीक है, किसी भी अदर पॉइंट B की जो ओमेगा है, मतलब सपोज मैं ओमेगा बोलूं, ओमेगा ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, या ओमेगा ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू C, या ओमेगा ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू D, अगर ऐसा ये सारे के सारे अगर इक्वल होते हैं, ये सारे के सारे अगर ओमेगा है सपोज, मतलब इसके हर एक पॉइंट का ओमेगा किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में दैट शुड बी सेम। तो सपोज हम लोग एक रिजिड बॉडी लेते हैं, एक रिजिड बॉडी, सपोज ये मेरे पास एक डिस्क है, सपोज इस तरह से सर्कुलर एक डिस्क है मेरे पास, और सपोज यहाँ से हम लोग इसके सेंटर को C बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगर ये रिजिड बॉडी है और सपोज ये एक प्योर रोटेशनल मोशन में है और इसकी जो ओमेगा है दैट इज ओमेगा सपोज, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट का जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा दैट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो सपोज इस पॉइंट का हम लोग ओमेगा लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्क की रेडियस सपोज r है, मास m और रेडियस r है, तो इस पॉइंट का क्योंकि ये इस सेंस में अगर घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट की सपोज यहाँ पॉइंट A की बात करते हैं, तो ओमेगा ऑफ पॉइंट A विथ रेस्पेक्ट टू C दैट इज नथिंग बट V अपॉन R, ठीक है। ओमेगा हम लोग डिफाइन करें तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी ओमेगा के बारे में पढ़ रखा है, ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज V परपेंडिकुलर अपॉन R, ये हमने देखा था, ठीक है। V परपेंडिकुलर अपॉन R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन जहां पॉइंट से हम जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज R, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज R। और इस R, ये जो R है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वो V परपेंडिकुलर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ओमेगा, दिस इज हाउ ओमेगा इज डिफाइंड। या फिर हम लोग इसको जनरलाइज टर्म में बोलते हैं, सपोज दो बॉडी के
दो बॉडी एक साथ आपस में जुड़े हुए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वर भी खुद मूव कर रहा होगा, ठीक है। सपोज ये सी पॉइंट खुद भी मूव कर रहा होता। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर किसी दूसरे पॉइंट का अगर हम लोग ओमेगा देखना चाहें तो हम लोग जनरलाइज टर्म में ओमेगा की बात करते हैं, दैट इज वी परपेंडिकुलर रिलेटिव अपॉन आर, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन आर, तो इस तरह से हम लोग ओमेगा को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अगर ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा होगा, सपोज इस पॉइंट पे सी इज द ऑब्जर्वर, इस पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व करें, इफ दिस इज नॉट मूविंग तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा इज डिफाइंड एज वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो इस केस में अगर हम लोग ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी बोले, दैट इज सिंपली वी अपॉन आर, ठीक है। वी मतलब ये जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड ए के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी, एंड दिस इज आर, तो वी अपॉन आर इस तरह से हमने डिफाइन किया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, सपोज पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी है इस तरह से, तो इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये अगर आर है तो ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी दैट इज ऑल्सो वी बाई आर। इनफैक्ट अगर किसी भी पॉइंट, सपोज कोई जनरलाइज पॉइंट पी की हम बात करें तो इसका भी ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू सी इज वी बाई आर ओनली। कैसे? सपोज ये पॉइंट इसको मैंने इस तरह से ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर P और C के बीच का डिस्टेंस इज x, तो ओमेगा ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू C हम लोग बात करेंगे, दैट इज गिवन बाय व्हाट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये भी v अपॉन आर ही आना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो कम टू v अपॉन आर ओनली, ठीक है। अब ओमेगा ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C देखेंगे, सपोज इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, सपोज दिस इज Vp, ठीक है। अगर मुझे P की वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट P की जो कि x डिस्टेंस पे है, तो Vp बोलता हूं मैं। तो यहां से ओमेगा मैं कितना लिख सकता हूं, ओमेगा ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C मैं क्या लिख सकता हूं इस पॉइंट की, मैं लिख सकता हूं Vp, और ये परपेंडिकुलर टू ये होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग C एंड P होना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो Vp विल बी परपेंडिकुलर टू दिस Cp, तो Vp हम लोग लिखेंगे Vp अपॉन x, ठीक है। ये इसी ऐसे तो हमने डिफाइन किया था V परपेंडिकुलर अपॉन R, तो V परपेंडिकुलर इसमें क्या है Vp, ठीक है, Vp अपॉन x, दैट इज ओमेगा ऑफ दिस पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू दिस C, ठीक है। तो Vp अपॉन x लिखा, दैट इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहां से हम लोगों को रिलेशन मिल जाता है इस तरह से कि किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी अगर ये डिस्टेंस हमें पता है तो दिस Vp कैन बी कैलकुलेटेड, Vp इज इक्वल नथिंग बट Vx बाई R, क्योंकि किसी भी पॉइंट का जो ओमेगा है किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में दैट शुड बी ओमेगा ओनली। तो इसी को अगर हम लोग एक जनरलाइज टर्म्स में बात करें, नॉट ओनली इन द केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, किसी भी तरह का मोशन होगा रिजिड बॉडी में, उसमें किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का जो ओमेगा होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। ओमेगा, मैं फिर से बोलता हूं, ओमेगा किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी दूसरे पॉइंट का इन अ रिजिड बॉडी दैट शुड बी सेम, ये हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये एक, इसको हम लोग कंस्ट्रेंट से प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इन अ रिजिड बॉडी दैट शैल रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब अगर हम लोग बात करें कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन की, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है CRTM, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, सपोज ये मेरे पास एक डिस्क है, तो इसको हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें। तो कॉम्बिनेशन कैसे? अगर रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो सपोज ये डिस्क एक इस एक्सिस के अबाउट, सपोज जो इसके सेंटर ऑफ मास से के एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूम रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो घूमता हुआ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ठीक है, घूम भी रहा है और वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, इसको हम लोग सम ऑफ घूमना प्लस ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या? हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही होगी इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। ट्रांसलेशन मोशन में मतलब क्या होता है, एक कोई भी रिजिड बॉडी वो एक डायरेक्शन में सेम हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम इस तरह से आगे मूव कर रहा है, और साथ साथ में वो क्या कर रहा है, वो रोटेशन मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि एक डिस्क है, सपोज ये डिस्क की एक रिजिड बॉडी में कंसिडर करता हूँ, तो एक डिस्क है जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है और इस तरह से वो ट्रांसलेशन मोशन में है। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, इन दोनों के मोशन को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं दिस इज कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। मतलब अगर मैं सपोज इस पॉइंट की, अगर इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन होकर सपोज ये मेरे पास इस तरह से मैं कंसिडर कर रहा हूं, और मैं बोलूंगा
घूमने की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी, सपोज पॉइंट P की वेलोसिटी में बात कर रहा हूं, तो घूमने की वजह से इसमें कुछ भी वेलोसिटी आएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ ओमेगा, सपोज दिस इज ओमेगा इंटू आर। घूमने की वजह से इस पॉइंट, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट मैं इस बोलूंगा कि दिस इज ओमेगा आर, ठीक है, और सबकी वेलोसिटी v है, v इस तरह से, ठीक है, सपोज। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी एट पॉइंट P इज बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन की वजह से ओमेगा आ रहा है, और ये ट्रांसलेशन की वजह से इसमें v आ गया है, ठीक है, ट्रांसलेशन की वजह से v आया इस पॉइंट का, और रोटेशन की वजह से ओमेगा r इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू ओमेगा r प्लस v। तो इस तरह से हम लोग जो कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन होता है उसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके स्टडी कर सकते हैं। एक प्योर ट्रांसलेशन, हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, और इसको हम लोग फिर उसको ब्रेक करके बोल सकते हैं कि ये बॉडी एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म कर रही है, और फिर हम लोग दोनों को इस तरह से क्लब करके इस तरह से रिजल्ट को हम लोग इस तरह से इसका स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज एक इस तरह का रिजिड बॉडी है मेरे पास, और वो अर्थ सरफेस में इस तरह से प्योरली रोल करती हुई जा रही है, रोल कर रही है। अब रोलिंग मोशन क्या होता है कि रोलिंग अगर हम लोग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि द बॉडी इज नॉट स्लिपिंग, बॉडी इज नॉट स्लिपिंग। अब इसको स्लिपिंग करने के लिए तो कुछ तो सरफेस चाहिए होगा ना, मतलब किसी सरफेस के ऊपर स्लिप करेगा, या फिर कुछ इस तरह से रोल करेगा, या फिर कुछ स्लिप करेगा। तो सपोज इस तरह से हमने अर्थ का सरफेस इस तरह से जूम किया हुआ है, ठीक है, और ये मेरे पास रिजिड बॉडी है जो कि ओमेगा से इस तरह से घूम रही है, ओमेगा इस तरह से घूम रही है, और इसके सेंटर ऑफ मास के पास VCM इस तरह से VCM वेलोसिटी है, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी का वेलोसिटी VCM के बराबर है, और वो एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और एक बॉडी है, वही बॉडी है जो कि एक प्योर रोटेशन मोशन कर रही है ओमेगा के साथ, ठीक है। तो दोनों के रिजल्ट को हम लोग कंबाइन करके इसका स्टडी कर सकते हैं CRTM में, दैट इज कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन में। तो अगर हम लोग सबसे इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें, अगर या मतलब स्लिपिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है। तो स्लिपिंग कब नहीं होगा, इस पॉइंट, ये पॉइंट कब स्लिप नहीं करेगा, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी, जो अर्थ के सरफेस की पॉइंट, जो ये पॉइंट है, सपोज ये अर्थ सरफेस में पॉइंट में पॉइंट P मान रहा हूं, सपोज ये दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q ऑन द रिजिड बॉडी। ये पॉइंट Q है, जस्ट लोअर मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज Q, और ये अर्थ सरफेस का जो पॉइंट है दैट इज P। अगर ये दोनों की वेलोसिटी Vp इक्वल्स टू Vq हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गए, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स P और Q की रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0। P और Q की रिलेटिव वेलोसिटी 0 अगर हो जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि द बॉडी इज प्योर रोलिंग और द बॉडी इज नॉट स्लीपिंग, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात इसलिए भी की क्योंकि सपोज ये मेरे पास कुछ ऐसा कुछ रहता, सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स रहता और बॉक्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी v रहती, तो उस केस में अगर इसकी कुछ वेलोसिटी होती तो दैट मीन्स जो पॉइंट Q की वेलोसिटी भी v होनी चाहिए, तब वो स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, तब वो रोल करेगा। अदरवाइज अगर ये पॉइंट की वेलोसिटी इज 0, अर्थ सरफेस को अगर हम लोग देखें तो अर्थ सरफेस के उस पॉइंट की वेलोसिटी विल बी 0, तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ Q विल बी 0 फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी इसको b को 0 ही कंसिडर करते हैं, अर्थ सरफेस इस तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं सपोज, और हम लोग प्योर रोलिंग की कंडीशन को अगर निकालना चाहें तो Q पे कौन सी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी एट Q कौन कौन सी वेलोसिटी होगी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रोटेशन की वजह से इसमें कौन सी वेलोसिटी है Q के पास, रोटेशन की वजह से देखें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू, अगर सपोज इसकी रेडियस जो है दैट इज r, तो हम लोग बोल सकते हैं रोटेशन की वजह से ओमेगा r है इस पॉइंट पे, और ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VCM है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज VCM, वेक्टोरली ऐड करें दैट इज VCM माइनस ओमेगा r, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। और सपोज इसको हम लोग अर्थ सरफेस पे रखा है हमने, ठीक है, अर्थ सरफेस पे रखा है जिस तो P पॉइंट की अगर वेलोसिटी 0, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस Q पॉइंट की वेलोसिटी शुड आल्सो बी इक्वल टू 0 फॉर प्योर रोलिंग। अगर ये V वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा होता तो हम लोग बोलते हैं दिस शुड बी इक्वल टू V फॉर प्योर रोलिंग। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, ये हमेशा VCM इक्वल्स टू ओमेगा r की कंडीशन नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसकी जो जिस सरफेस पे हमने इसको रखा है उसकी वेलोसिटी क्या है,
ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जीरो होता है क्योंकि हमने या तो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ रहता है या फिर कुछ ऐसे सरफेस पे रखा हो जो कि स्टेशनरी है। बट बहुत बार ऐसा रहता है कि ये जो सरफेस है ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो उस केस में हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा इक्वल टू v के। ठीक है, खैर हमने इसको स्टेशनरी पॉइंट माना है p को, इसलिए VCM माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 0 हमने लिखा। तो यहाँ से हमें VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर हमारे पास इस तरह से प्योर रोलिंग का केस हमारे पास इस तरह से आ गया, VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, तो जो हमने अभी बात की, सपोज इस पॉइंट की हमने बात की, सपोज ये मेरे पास सेंटर है और इस पॉइंट की हमने बात की कि जो अगर हम एक ऐसा मोशन देखें जिसमें कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, जिसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो VCM से मूव कर रही है और ये जो रिजिड बॉडी है वो ओमेगा से घूम रही है, इस तरह से ओमेगा से घूम रही है और VCM से आगे मूव कर रही है। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पॉइंट, सपोज पॉइंट P में बोलता हूं, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका क्या हम लोग इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट इज एट रेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट अगर रेस्ट पे है तो ये पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये कुछ टाइम के लिए, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाता है। मतलब इसके हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो रिजिड बॉडी है ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है, इसका रिजिड बॉडी का प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है। मतलब अगर हम लोग इसको इस तरह से सर्कल, बहुत सारे सर्कल कंप्लीट कर देते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैं अच्छे से ड्राइंग नहीं बन रही मेरे से, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट बिहेव्स लाइक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो मुझे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद क्योंकि प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है तो इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी जो होगी इस लाइन को ज्वाइन करते हुए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम लोग निकालना चाहें तो उसकी डायरेक्शन हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं रिजिड बॉडी में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम लोग निकालना पड़े, सपोज इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करता हुआ ऐसा करके हम लोग इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये एज ए इंस्टेंटेनियस सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। ये पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पे रेस्ट पे है और इस पॉइंट के अबाउट जो रिजिड बॉडी है वो एक प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट। और बहुत बार इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि सपोज मैं बात करूँ, अगर मैं क्रॉस साइन डालता हूँ तो ये क्रॉस P पे इस तरह से क्रॉस एक्सिस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा। तो उस एक्सिस के अबाउट जो है ये प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है इस रिजिड बॉडी का। तो इस न्यूमेरिकल में बोला गया है, सपोज एक मेरे पास डिस्क है इस तरह से, मास m, रेडियस r की एक डिस्क है, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है जो कि मासलेस स्ट्रिंग है और ये एक फिक्स पॉइंट से इस तरह से लटका हुआ है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है ये इसके ऊपर लपेटा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और ये रोल करता हुआ, अगर हम लोग इसको इस तरह से छोड़ दें तो ये रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये ओमेगा से इस तरह से घूमता हुआ एक डिस्क है, वो इस तरह से घूमता हुआ घूम भी रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, सच दैट ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। एक डिस्क है या फिर सिलेंड्रिकल डिस्क हम लोग समझ सकते हैं, उसमें एक इस तरह से स्ट्रिंग लपेटा हुआ है और वो ऊपर की तरफ ऐसा हैंग किया हुआ है। अब जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे तो वो घूमेगा भी एक तरीके से, वो घूमेगा भी एक डायरेक्शन में। ठीक है, इस सेंस में हम लोग दिखा रहे हैं कि इसको इस तरह से घूम रहा है ओमेगा से और वो नीचे की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। तो हमें बताना है कि जो इसमें जो टेंशन है, सपोज टेंशन इसमें T लग रहा है तो ये टेंशन बताना है। ठीक है, अल्फा बताना है, और इसके जो ACM है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का, वो हमें इसमें इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं, हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रोसीड कैसे करते हैं और इसमें कैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है दिस इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस रोप। दैट मीन्स अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। मतलब रोप के हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है, हर एक पॉइंट की अगर बात करूं तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, मतलब इस इंस्टेंटेनियसली ये रेस्ट पे है तो रोप का हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी है दैट विल बी जीरो। तो डिस्क पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और यहां से एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है डिस्क में, यही दो फोर्स लग रहे हैं इस पे। तो मैं सिंपली इक्वेशन लिख सकता हूं दैट mg
माइनस टी दैट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो मैं आराम से इस पर लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरा इक्वेशन हम लोग इस पर क्या लिख सकते हैं, टॉर्क का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के बाद अबाउट में अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखूं तो क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमने एज्यूम किया हुआ है ACM, दैट मीन्स इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिख रहा हूं तो मुझे सूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट इनर्शियल पॉइंट। ठीक है, अगर इस पॉइंट के अबाउट में अगर टॉर्क लिख रहा हूं तो सूडो फोर्स का भी टॉर्क मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस पॉइंट इज नॉट इनर्शियल ना, इनर्शियल अगर नहीं है दैट मीन्स मुझे सूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कितना होगा, सूडो अगर मैं टॉर्क लिखता हूं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास में बोलता हूं, इस पॉइंट के अबाउट मैं अगर टॉर्क लिख रहा हूं पॉइंट O के अबाउट, दैट मीन्स क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है ना, दैट इज दिस पॉइंट इज नॉट इनर्शियल, तो हमें सूडो फोर्स का भी टॉर्क कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो सूडो फोर्स इस पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसी पॉइंट पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला है। सूडो फोर्स जो लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो सूडो फोर्स का जो टॉर्क आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इस पे M इंटू ACM हो जाएगा। इतना सूडो फोर्स इस पे लगेगा। अगर हम लोग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं तो ये जो सूडो फोर्स है MACM, क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं, तो ये जो सूडो फोर्स है क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो जा रहा है, इसलिए इस सूडो फोर्स का जो टॉर्क होगा दैट विल बी 0, क्योंकि ये देख सकते हैं ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट O से ही पास हो रहा है। जो M इंटू ACM हम लोग इस फ्रेम में बैठने के लिए, इस फ्रेम में टॉर्क लिखने के लिए अगर हम लोग सेंटर में जाते हैं तो इसमें एक सूडो फोर्स MACM लगेगा, लेकिन वो पॉइंट ऑफ उसका जो एप्लीकेशन होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ, और वो इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा। लेकिन इसका टॉर्क अबाउट O दैट इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी 0। ठीक है, तो इसमें हमें इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि इसका टॉर्क विल बी 0। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर मैं बात करूं, नेट टॉर्क, तो mg का भी टॉर्क इसमें 0 हो गया, mg भी क्योंकि mg भी यहीं से पास हो रहा है। अब एक टॉर्क इस पे लग रहा है दैट इज टेंशन की वजह से T इंटू उस वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर ऑफ मास है उसकी दूरी है r, तो T इंटू R उस पर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें, इंटू अल्फा। ठीक है, तो T इंटू R बराबर I कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो R से R कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास टेंशन आ गया mr बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है, अभी मेरे पास 2 इक्वेशन है लेकिन अननोन 3 है, तो एक और हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट की, सपोज इस पॉइंट को मैं पॉइंट P बोलता हूं, तो पॉइंट P क्योंकि प्योर रोलिंग कर रही है, ये पॉइंट मतलब ये क्योंकि इस रोप के साथ प्योर रोलिंग में है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ACM दैट इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। ये कहां से आया, ACM इक्वल टू R इंटू अल्फा। हम लोगों ने अभी इससे पहले प्रूफ किया था VCM, जहां पे प्योर रोलिंग के केस में VCM इक्वल टू ओमेगा इंटू R। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करें तो dVCM बाई dt करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ACM। ठीक है, और R अगर एज इट इज आ जाएगा तो d ओमेगा बाई dt दैट इज अल्फा। तो इसको डिफरेंशिएट करके हमें ये रिलेशन एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी रिलेशन इस तरह से हमें मिल जाता है प्योर रोलिंग के केस के लिए, दैट इज ACM इक्वल्स टू R अल्फा। तो ठीक है, तो ये जस्ट इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा था उसको डिफरेंशिएट किया, तो ACM इक्वल्स टू R अल्फा हमें यहाँ से मिल गया। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन है और मेरे पास 3 अननोन है, तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम लोग कभी भी टॉर्क लिखते हैं तो हमें सूडो के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग जो भी अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड है भी, तो उसका जो टॉर्क है वो कहाँ से पास होगा, सूडो फोर्स जो आएगा वो इसी पॉइंट से पास होगा, और सूडो फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। इसीलिए जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है वो हमेशा एक लोगों का फेवरेट प्लेस होता है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख के जो भी CRTM के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें। और वो बहुत बार मतलब बहुत बार क्या, हर बार वो जो रिजल्ट रहता है, जो हमको बेनिफिट उससे मिलता है, वो हमेशा हमको हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि उस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क लिख दें। लेकिन बहुत बार ऐसा रहता है कि जो हमारा जो
जिस जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर हम लोग उस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क लिखें तो जो भी हमारी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है उस मेहनत में। बट लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं और किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर इसके अबाउट अगर हमने टॉर्क लिख दिया, जो भी हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है या सेंटर ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट अगर हमने टॉर्क लिखा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें एक बात, खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि जैसे हमने इसमें बहुत सारा इतना सारा कैलकुलेशन किया है, अगर हम लोग यही कैलकुलेशन अगर इसके टर्म्स में करें, टॉर्क इसके टर्म्स में अगर लिखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। सिर्फ 1 या 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। वो हम लोग पहले देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक हम लोग अलग तरह के अप्रोच से सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग जो टॉर्क लिखेंगे वो इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, पॉइंट पी के अबाउट। तो इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स तो mg नीचे की तरफ लग रहा है और एक जो टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। 2 फोर्सेस इसमें हैं। तो अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हमने टॉर्क लिखा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट P, ठीक है, दैट इज इक्वल टू I अबाउट पॉइंट P इंटू अल्फा, ठीक है। अब टॉर्क अबाउट पॉइंट P क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही टॉर्क आ रहा है इस पॉइंट में, T का टॉर्क तो 0 होगा, टेंशन का टॉर्क है 0, mg का टॉर्क आ रहा है बस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट mg इंटू इसका डिस्टेंस कितना है इससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज r, दैट इज इक्वल टू IP। I अबाउट दिस पॉइंट P लिखना है, दैट इज I अबाउट सेंटर प्लस mr स्क्वायर, ये तो हमें पता है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। I अबाउट सेंटर इज mr स्क्वायर बाई 2, एक डिस्क है, ठीक है, m मास और r रेडियस का एक डिस्क है, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 प्लस हम लोग इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, दैट इज mr स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से P का डिस्टेंस, ठीक है, दिस इंटू अल्फा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो मेरे पास mg इंटू r दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, और m से m कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, और अल्फा मेरे पास आ गया 2g/3r। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्टली सिर्फ 2 लाइन में हमने ये अल्फा यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, अल्फा। तो अल्फा अगर हमने निकाल लिया तो बाकी सारे पैरामीटर्स भी इजीली निकल जाएंगे। ये यहाँ से हम लोग अगर अल्फा निकाल चुके हैं तो बाकी टेंशन और इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, तो सेंटर ऑफ मास का ACM कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। अल्फा हमें पता है, r हमें पता है, तो ACM भी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें टेंशन अगर निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना mg माइनस T दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमें पता है, ये हमें पता है, mg भी पता है, तो हमें T भी निकल जाएगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दिया। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने का एक डिमेरिट ये भी है कि हमें सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि ये पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क लिख सकते हैं या फिर हम लोग किस तरह से इसको लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉइंट P पे देखें तो पॉइंट P जो है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट P के पास कौन कौन सी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक तो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, दैट इज ACM बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलेशन मोशन। एक एक्सेलरेशन इसके पास है कौन सी, रोटेशन मोशन की वजह से, दैट इज r अल्फा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में अल्फा है इसके पास, तो r अल्फा एक रोटेशन मोशन की वजह से है, ये ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है। और एक इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू जो ओमेगा उसका उस इंस्टेंट पे रहा होगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो इसके पास 3 एक्सेलरेशन है। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि दिस r अल्फा विल कैंसल आउट दिस ACM एट दिस पॉइंट P। तो एट पॉइंट P मैं बोलूं, एट पॉइंट P दिस ACM दैट इज इक्वल टू r अल्फा, ठीक है। तो ये तो इसका ख्याल रख लिया इस एक्सेलरेशन का। लेकिन अभी भी इसके पास एक एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो अगर इसके पास अंदर की तरफ एक ओमेगा स्क्वायर r है, दैट मीन्स इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर है दैट मीन्स मुझे सूडो फोर्स का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस पॉइंट में, इस पॉइंट के बाद इसको मैं थोड़ा इनलार्ज करके बना रहा हूँ। सपोज दिस इज माई पॉइंट P और ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, दिस पॉइंट C इज माई सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो सूडो फोर्स अगर हम लोग लिखेंगे तो सूडो फोर्स हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, सूडो फोर्स हम लोग सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे। और इसका क्योंकि एक्सेलरेशन P पॉइंट में इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर r है, तो इस जगह पे एक फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू सूडो फोर्स दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे लगना है, ठीक है। ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ध्यान देने वाली बात है, वो इस पॉइंट पे नहीं लगेगा, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ये जो सूडो फोर्स हम लोग लगाएंगे, जो कि हम लोग क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाह रहे हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट P, तो सूडो फोर्स का जो लगाएंगे हम लोग
सूडो फोर्स जो अप्लाई होगा वो सेंटर ऑफ मास में इस तरह से अप्लाई होगा, टॉर्क। तो इसका टॉर्क अगर हम लोग देखना चाहें तो क्योंकि अगर हम लोग P के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तो इसका टॉर्क जो होगा, इस m⍵² का जो टॉर्क आएगा वो P के अबाउट 0 आएगा, क्योंकि ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो P से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि जो भी हमारे पास सूडो फोर्स आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारे पास सूडो फोर्स आ रहा है m⍵² बिकॉज ऑफ दिस ω²r जो कि इसके पास एक्सेलरेशन है पॉइंट P के पास, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P अंदर की तरफ। तो क्योंकि उसका जो सूडो फोर्स है और वो सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई होगा और वो इसी पॉइंट से पास करेगा जो कि P के लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू इस तरह से यहां से पास हो जाएगा। तो इसका जो टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू दिस सूडो फोर्स दैट विल बी इक्वल टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए हमें इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन कब लेना है, जब हमें एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्क अगर दिया हुआ है सपोज, और हम लोग इस पॉइंट पे बात करें, सपोज पॉइंट P है ये और डिस्क इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब जो इसका जो सूडो फोर्स का जो टॉर्क लगेगा, सूडो फोर्स तो पहले सपोज यहाँ की सेंटर ऑफ मास ये रहा होगा और ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा C, O इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड C इज द सेंटर ऑफ मास। अब इस केस में अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है और सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्टेड है, सेंटर ऑफ मास अगर इस पॉइंट पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है, सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्टेड है, तो जो सूडो फोर्स जो लगेगा वो इस जगह पे लगेगा, ठीक है। एफ सूडो में बात कर रहा हूँ, एफ सूडो को P से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ सूडो जो लगेगा वो इस पॉइंट पे लगेगा और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो अब 0 नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से भी टॉर्क आएगा। तो उस केस में हम लोगों को सूडो फोर्स का भी टॉर्क कंसिडर करना पड़ेगा और चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करते समय हमें ध्यान रखना है, जैसे अगर हम लोगों ने इस पॉइंट के अबाउट ले लिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए आसान हो रही हैं तो कभी कभी ये डिफ़िकल्टी भी पैदा कर सकती है। अगर इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म अगर डिस्क दे दिया या फिर कुछ ऐसा नॉन यूनिफॉर्मिटी कुछ आ जाती है, तो उस केस में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो एक्सेलरेशन है, हम लोगों को ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि हम लोग एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से टॉर्क लिख रहे हैं और उसकी वजह से ये जो सूडो फोर्स की वजह से टॉर्क 0 है या नहीं, ये चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं। होप इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज आपके लिए क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।